एपिसोड 3 की शुरुआत में चांग निनी से मिलने जाता है और उसने सुनी हुई गलत गॉसिप बताता है कि कैसे लिन की मौत जहर की वजह से हुई है और कैसे कोई चांग को जानबूझकर इस क्राइम के लिए फंसाने की कोशिश कर रहा है। निनी बोलती है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम पुलिस वालों को सच बता सकते हो। लेकिन चांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उस रात लिन के साथ इंटीमेट हुआ, मैंने लू को धोखा दिया और अगर मैंने पुलिस को सच बता दिया तो लू को पता चल जाएगा कि मैंने उस पर चीट किया है और वो बहुत हर्ट होगी। चांग फिर निनी को बताता है कि उसने निनी की वियतनाम बोट से जाने की अरेंजमेंट की है और कैसे कुछ ही दिनों में निनी अपनी मम्मी से मिल पाएगी। यहाँ वेन ग्रैंडपा हु से निनी के बारे में, लिन के बारे में पूछती है, पर ऑब्वियसली ग्रैंडपा कुछ बोल नहीं सकते, पर वो एक ट्यून गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेन को इसका मतलब समझ में नहीं आता। रात के वक्त यहाँ चांग निनी को लेकर पोर्ट पे आ जाता है ताकि वो निनी को वियतनाम बोट में बिठा सके, लेकिन जो स्मगलर इस बोट की अरेंजमेंट करने वाला था वो अभी तक वहाँ आया नहीं होता। निनी कहती है कि वो वॉशरूम जाना चाहती है और चांग को उस पर दया आती है, इसलिए वो उसे जाने देता है। निनी वॉशरूम के अंदर जाती है और वॉशरूम को संभालने वाली औरत रेडियो पे न्यूज सुन रही होती है और निनी को पता चलता है कि लिन की मर्डर केस में पुलिस उसे सस्पेक्ट समझ रहे हैं क्योंकि उसका जूता बिल्डिंग के नीचे मिला। ये न्यूज सुनकर निनी शॉक होती है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी पूरा देश उसे क्रिमिनल समझ रहा है और वो डिसाइड करती है कि बस अब बहुत हो गया, अब वो खुद यहाँ से भागकर जाएगी और पुलिस को सब सच बताएगी। निनी कमोड पर चढ़कर दीवार क्रॉस करने की कोशिश करती है और यहाँ चांग अभी भी निनी के लिए बाहर रुका होता है जब कुछ पुलिस वाले वहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें स्मगलर्स को पकड़ना है। चांग पुलिस वालों को देखकर वॉशरूम का दरवाजा नॉक करता है और निनी को कहता है कि जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, और निनी दरवाजा खोल देती है। चांग जल्दी से निनी को अपनी कार में बिठाता है और ड्राइव करने लगता है और निनी उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन इस सवाल का जवाब चांग के पास भी नहीं होता क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो निनी को अब कहाँ लेके जाएगा। निनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं पुलिस को सब सच बताने वाली हूँ, और वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे जंप मारने वाली होती है और चांग उसे रोकने के बीच अपने कार पे का काबू खो देता है और उसकी कार साइड से डिवाइडर पे क्रैश हो जाती है। निनी कार से नीचे गिर जाती है और चांग जैसे ही उसके करीब जाता है निनी चिल्लाती है कि तुमने मुझे खूनी बना दिया है, तुमने जानबूझकर मेरा जूता बिल्डिंग के नीचे रख दिया ताकि पुलिस वालों को लगे कि मैंने ही लिन का मर्डर किया है, मैंने ही चोरियां की है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे पता है कि तुम अपना राज छुपाने के लिए मुझे भी मार डालोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। और चांग उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस भाग दौड़ पकड़ा पकड़ी में निनी नीचे गिर जाती है और उसके पेट में एक मेटल का रॉड चला जाता है। निनी की यही मौत हो जाती है और चांग उसे हॉस्पिटल ले जाने वाला होता है, पर अगर वो हॉस्पिटल जाता तो पूरा इल्जाम उस पे ही लगता, इसलिए वो निनी की बॉडी को माउंटेन के और सुनसान बिल्डिंग के इलाके में दफना देता है। यहाँ चांग का सिलेक्शन हो गया होता है उसके पापा के फिल्म में और अगले दिन जब वो रिहर्सल पे जाता है तो उसकी एक्टिंग बहुत नेचुरल होती है क्योंकि इस फिल्म का थीम मर्डर पे बेस्ड है। मर्डर की एक्टिंग करते वक्त चांग की आंखों के सामने उसकी रियल लाइफ सिचुएशन आती है और उसके पापा उसकी बेहतरीन एक्टिंग देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ लू को भी उसकी कॉलेज फ्रेंड कॉल करके किसी रोल के लिए एक्टिंग ऑडिशन देने के लिए कहती है, लेकिन लू मना कर देती है क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ चांग को सपोर्ट करना चाहती है। उस बीच लू को चांग का फ्रेंड टेंग दिखता है और वो उस पे चिल्लाती है कि तुम बार बार मेरे बॉयफ्रेंड को वीड स्मोक करने के लिए क्यों बुलाते हो। टेंग कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से चांग से मिला नहीं हूँ, और लू उसे कहती है कि मुझे तो चांग ने बताया कि तुम उसके साथ चाइनीज वैलेंटाइंस की रात पे वीड स्मोक कर रहे थे। टेंग कहता है कि हाँ, मैंने चांग को इन्वाइट तो किया था, लेकिन चांग उस रात मुझसे मिलने आया ही नहीं। यहाँ वेन अभी भी लिन की मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और वो बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखती है। उसे दिखता है कि चांग फ्रिज लेकर कहीं जा रहा है और उसे चांग पे डाउट आता है, इसलिए वो चांग से मिलने जाती है। चांग की कार की हालत बहुत खराब हो गई होती है, इसलिए वेन उससे पूछती है कि तुम्हारी कार को क्या हुआ, तो चांग झूठ बोल देता है कि उसका और एक दूसरी कार का एक्सीडेंट हुआ। वेन पूछती है कि इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे चेहरे को भी चोट लगी, तो चांग हाँ कह देता है, लेकिन असल में जब निनी और चांग की हाथापाई हो रही थी उस वक्त चांग को चेहरे पे लग गई थी। वेन फिर उसे फ्रिज के बारे में पूछती है तो चांग उसे कह देता है कि उसने कुछ पैसों के लिए मे का फ्रिज रिसाइकल करने के लिए दे दिया। वेन की पूछताछ खत्म होने पर वो वहाँ से चली जाती है, पर चांग की नर्वसनेस और बढ़ जाती है क्योंकि अब पुलिस वालों को फ्रिज के बारे में पता चल गया है। चांग को डर लगता है कि अगर पुलिस वालों को वो फ्रिज मिल गया तो चांग पकड़ा जाएगा, इसलिए वो जल्दी से उस माउंटेन पे जाता है जहाँ पे उस सुनसान सी बिल्डिंग में उसने फ्रिज रखा था, लेकिन रास्ता बीच में ब्लॉक्ड होता है, इसलिए चांग आगे नहीं जा सकता और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। थोड़ी देर बाद चांग घर जाता है तो लू से पूछती है कि तुम चाइनीज वैलेंटाइंस के रात पे कहाँ थे। चांग कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं टेंग के साथ हूँ, तो लू कहती है कि आज मैं टेंग से मिली और उसने मुझे बताया कि तुम दोनों बहुत दिनों से मिले नहीं हो।
चांग हंसते हुए कहता है कि तुम टेंग पे विश्वास कैसे कर सकती हो, वो उस दिन पूरा नशे में था, उसे क्या ही याद होगा कि वो मुझसे मिला या नहीं। और लू चांग की बातों पे भरोसा रख लेती है। यहाँ वेन को रियलाइज होता है कि ग्रैंडपा हु जो ट्यून गा रहे थे वो किसी के फोन की रिंगटोन है। ऐसा हो सकता है कि खूनी जब लिन को मारने आया तब उसके फोन की आवाज ग्रैंडपा हु ने सुन ली और यही प्रूफ से खूनी पकड़ा जा सकता है। वेन फिर बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोगों के फोन इकट्ठा करती है और आन 1 बाय 1 सबको कॉल करता है ताकि ये पता चले कि ग्रैंडपा हु किसके रिंगटोन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैं और उसके बेटे वू को कॉल किया जाता है, लेकिन उनकी रिंगटोन्स ग्रैंडपा की ट्यून से मैच नहीं होते। चिंग पब्लिशर की रिंगटोन मैच नहीं होती। अगली बारी होती है चांग की और आन उसका नंबर डायल करने ही वाला होता है, लेकिन उसी बीच ट्यान की वाइफ वेन पे चिल्लाती है कि ये क्या तरीका है, क्या तुम हम सबको खूनी समझ रही हो। चांग भी बोलता है कि लोग हमेशा अपनी फोन के रिंगटोन्स बदलते रहते हैं और अगर तुम्हारे इस तरीके के वजह से कोई इनोसेंट इंसान फंस गया तो। बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत गलत हो रहा है, हमें ये तरीका मंजूर नहीं है और सब अपने अपने फोन्स लेकर जाने ही वाले होते हैं। लेकिन उतने में ट्यान का फोन बज जाता है और ये वही रिंगटोन होती है जो ग्रैंडपा हु गा रहे थे। वेन ट्यान को पूछती है कि तुम चाइनीज वैलेंटाइंस के रात कहाँ थे और ट्यान कुछ कहने से पहले ही उसकी बीवी चिल्लाती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पति घर पे सो रहे थे। ग्रैंडपा हु को मेरे पति की रिंगटोन पसंद है इसलिए वो गा रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पति ने लिन का मर्डर किया है। ट्यान की बीवी को देखकर हम समझ जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और इसी स्ट्रेस के वजह से वो अपने पूरे नाखून तोड़कर फेंक रही होती है और उसके उंगलियों से खून आना शुरू हो जाता है। ट्यान अपनी बीवी को इतने पेन में नहीं देख सकता, इसलिए वो वेन को कहता है कि मैं तुम्हें सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैं चाइनीज वैलेंटाइंस के शाम को लिन से मिला था, लेकिन मैंने लिन का मर्डर नहीं किया है। यहाँ पर फिर हमें उस दिन की पूरी स्टोरी दिखाई जाती है। दोपहर में ट्यान की बीवी उनके बेटे चिया को खाना खिला रही होती है और चिया जोर जोर से रो रहा होता है। ये रोने की आवाज हर रोज आती है, लेकिन उस दिन लिन डिसाइड करती है कि वो ट्यान की बीवी से इस बारे में बात करेगी। ट्यान की बीवी दरवाजा खोलती है और उसका चेहरा देखकर ही लिन समझ जाती है कि ट्यान की बीवी मेंटली स्टेबल नहीं है। लिन जबरदस्ती उनके घर में घुसती है और उसे दिखता है कि चिया के मुंह में खाना होते हुए भी उसकी मम्मी उसके मुंह में और जबरदस्ती खाना डाल रही है, जिससे चिया को तकलीफ हो रही है। लिन ट्यान की बीवी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बीवी चिया के मुंह में और ज्यादा खाना डालती रहती है। लिन चिल्लाती है कि बस करो, तुम्हारे बेटे को तकलीफ हो रही है, तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ये सुनते ही ट्यान की बीवी रोने लगती है। वो रो तो रही होती है, लेकिन वो गुस्से से चिल्लाती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। और लिन जल्दी से चिया को लेकर अपने घर पे चली जाती है। शाम के वक्त जब ट्यान वापस घर आ जाता है तो वो चिया को लिन के घर से पिकअप करता है। लिन ट्यान को कहती है कि चिया मेरे साथ ही रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और ट्यान पूछता है कि क्यों, क्या हो गया। लिन ट्यान को कहती है कि तुम्हारी बीवी मेंटली अनस्टेबल है, वो बीमार है, उसे तुम साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाओ और उसकी ट्रीटमेंट करवाओ, क्योंकि तुम्हारी बीवी के वजह से तुम्हारे बेटे की हालत खराब हो रही है। ट्यान कहता है कि इलेक्शंस होने के बाद मैं मेरी बीवी को 100% साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा, लेकिन लिन भड़कती है और कहती है कि इतने महीनों तक तुम तुम्हारे बेटे को अब्यूज होने दोगे? क्या तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है? अगर तुम कल के कल तुम्हारी बीवी को डॉक्टर के पास नहीं लेके गए तो मैं पुलिस कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ फाइल करूंगी। लिन चिया को ट्यान के साथ जाने देती है और उसी वक्त ट्यान का फोन रिंग होता है और शायद ग्रैंडपा हु ने तभी ये ट्यून सुन ली और उन्हें लगा कि जिस रात लिन की मौत हुई उस रात वो ट्यान से मिली थी, इसलिए उन्होंने ये ट्यून वेन को गाकर दिखाई। ये पूरी स्टोरी बताने के बाद ट्यान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि लिन के साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसने जो कहा था वो सही था, मैंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बनाना चाहिए था। या अगले दिन चांग अपनी कार में बैठा होता है जब उसे किसी फोन के वाइब्रेट होने की आवाज आती है और उसे दिखता है कि उसके कार सीट के बीच एक फोन रखा हुआ है। वो इस फोन को उठाता है और जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है वैसे सारे पुलिस वाले चांग को घेर लेते हैं। असल में बहुत दिनों से पुलिस लिन के फोन के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और उस सुबह उन्हें फाइनली उसका लोकेशन मिल गया जो था चांग की कार में। इसलिए पुलिस वालों ने ट्रैप सेट किया और अब उन्होंने चांग को लिन के फोन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।